दोस्तों, क्रिकेट की ताज़ा अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट ब्रेन में। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो इस समय आ रही है वो आ रही है चैंपियंस लीजेंड्स लीग की। इस समय लंदन में चैंपियंस लीजेंड्स लीग चल रही है, जिसमें 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने स्टार्टिंग बहुत खूब की थी, लेकिन बाद के लगातार 3 मैच वो हार गई। इसके कारण एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, लेकिन वो तो शुक्र है कि स्टार्टिंग में टीम इंडिया ने जिस तरीके के मैच खेले थे उससे कहीं ना कहीं रन रेट की बात की जाए तो रन रेट के कारण टीम इंडिया चौथे नंबर पर रही और आखिरकार वो सेमीफाइनल में पहुंची गई। बात की जाए उसका आखिरी मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, उसमें एक बार फिर टीम इंडिया ने वही गलती की। एक बार फिर टीम इंडिया ने टॉस जीता। इसके पहले भी 2 लगातार टॉस टीम इंडिया ने जीते थे और सामने वाली टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सामने वाली टीम ने जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग की उससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया उसके प्रेशर में दब गई और यही कुछ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हुआ। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और 210 रन बनाए। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत पूरी तरीके से हारेगी, लेकिन जैसे तैसे टीम इंडिया ने 156 रन बनाए और वो ये मैच हार गई। लेकिन वो तो गनीमत है कि टीम इंडिया का जो एवरेज था वो चौथे नंबर पर रहा और उसी के कारण टीम इंडिया इस लीजेंड्स लीग के सेमीफाइनल पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं सेकंड सेमीफाइनल की बात की जाए तो सेकंड सेमीफाइनल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला जाएगा। 2 टीमों की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की लीजेंड्स लीग इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब देखना है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच होने वाला टेस्ट मैच। जी हाँ, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच कल जो टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था और वह जो जेम्स एंडरसन है उनका लास्ट टेस्ट मैच है। बात की जाए जेम्स एंडरसन, तो जेम्स एंडरसन का यह जो पहली इनिंग्स थी उस इनिंग में उनको विकेट तो नहीं मिले और वो इसके कारण बहुत निराश दिखे। वो तो गनीमत रही कि वेस्ट इंडीज़ का आखिरी 10th विकेट उनको मिला। बात की जाए इस टेस्ट मैच की, तो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और एक क्लाउड कंडीशन में वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग के लिए आमंत्रित करा और वेस्ट इंडीज़ की स्टार्टिंग बहुत खराब रही। जैसे तैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 100 को क्रॉस करा और आखिरकार वो 121 पर ऑल आउट हो गई। बात की जाए इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन को तो अपने लास्ट टेस्ट मैच में 1 ही विकेट मिला और वो इसके कारण कहीं ना कहीं निराश भी दिखे। वहीं बात की जाए इंग्लैंड के नए स्टार तेज गेंदबाज जिन्होंने अपना डेब्यू किया था और वो थे गस एटकिंसन, जिन्हें 7 विकेट मिले और कहीं ना कहीं उनका एक धुआंधार डेब्यू रहा। वहीं बात की जाए एंडरसन की, तो एंडरसन का जो लास्ट मैच है इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं निराशाजनक इनका प्रदर्शन रहा है। देखना है कि सेकंड इनिंग्स में वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में करवाया था। तो वेस्ट इंडीज़ का तो ठीक है, लेकिन जब अमेरिका में करवाया गया था तो बहुत से जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन आईसीसी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वह अमेरिका में, खास करके न्यूयॉर्क में एक तरीके से क्रिकेट का माहौल बनाए। इसके लिए उन्होंने स्टेडियम पे करोड़ों रुपए खर्च करे। अब जब बोर्ड मेंबर ने इसका विरोध किया तो आईसीसी ने कहा कि हम महंगी टिकट बेचकर इसकी भरपाई जरूर कर लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि यूएसए की जो स्टेडियम थे वो दर्शकों से बिल्कुल भी नहीं भर पाए थे और अधिकांशतः दर्शक उसको देखने नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि करीब आईसीसी को $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब बात की जाए इस नुकसान की, वैसे आईसीसी मना कर रही है, लेकिन जो बोर्ड्स मेंबर है उनका कहना है कि $20 बिलियन का इसको नुकसान हुआ है। अभी इस मंथ के अंत में बोर्ड की जो एनुअल मीटिंग होती है वो श्रीलंका में होने वाली है और कहीं ना कहीं जो बोर्ड मेंबर है, खास करके बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई उसे आड़ो हाथ लेगा और बात की जाए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी बीसीसीआई का जरूर साथ देंगे और कहीं ना कहीं इस पर विरोध जताया जाएगा। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईसीसी T20 रैंकिंग की। आईसीसी T20 रैंकिंग की बात की जाए
तो आपने देखा होगा कि टीम इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद जो रैंकिंग आई थी उसमें हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर में नंबर 1 पर थे। लेकिन जब लेटेस्ट जो अभी आई है उसमें हार्दिक पांड्या एक स्थान खसक कर सेकंड नंबर पर रहे। इस प्रकार हार्दिक पांड्या इस नंबर 1 पर एक वीक तक रहे। अब उनका स्थान श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ने ले लिया है। श्रीलंका और इंडिया के बीच इसी मंथ के लास्ट में एक T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। अब उस में हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन बन सकते हैं टीम इंडिया के। तो देखना है कि हार्दिक पांड्या कितनी जल्दी अपनी जगह वापस पा लेते हैं। वहीं बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में इस समय ट्रेविस हेड T20 में नंबर 1 पर चल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव सेकंड नंबर पर चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने बहुत समय तक नंबर 1 का ताज संभाल के रखा था। अब जैसे ही T20 मैचों की सीरीज स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव वापस अपने नंबर 1 के मुकाम पर पहुंच जाए। अगली अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट आ रही है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच चल रही T20 सीरीज की। जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच चल रही T20 सीरीज का थर्ड मैच हरारे में खेला गया था। यहाँ पर फिर शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला करा। इस बार टीम की यदि प्लेइंग 11 की बात की जाए तो टीम प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया गया और तीनों प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेलकर आ रहे थे उन्हें टीम में शामिल किया गया। यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन को। और यशस्वी और शुभमन गिल दोनों ने पारी को स्टार्ट करा। दोनों बड़े लय में दिख रहे थे और उन्होंने धुआंधार बैटिंग करी। शुभमन गिल की बात की जाए तो उन्होंने शानदार 66 रन बनाए। वहीं बात की जाए गायकवाड़ की तो गायकवाड़ ने भी 49 रन का अच्छा खासा सहयोग दिया। एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया 200 को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन बाद में कुछ धीमे बैटिंग के कारण टीम इंडिया ने 182 रन बनाए। बात की जाए जब जिम्बाब्वे ये रन चेस को करने आई तो उनके विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे थे। एक समय 39 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन बाद के बैटर ने बहुत धुआंधार बैटिंग करी और 159 रन बनाए। 20 ओवर की बात की जाए तो उन्होंने 159 रन बनाए और उनके 6 विकेट गिरे। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है कि जब 39 पर 5 विकेट हो गए थे तो आखिर इतने रन कैसे बने। तो इसकी एक वजह जो बताई जा रही है वो वजह यह है कि टीम इंडिया के जो 4 बॉलर है वो तो मेन बॉलर हैं, लेकिन 5वें बॉलर की यदि बात की जाए तो वो शिवम दुबे ने किए और उसके साथ अभिषेक शर्मा। अब अभिषेक शर्मा और दोनों ने 53 रन 4 ओवर में दिए। तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय है। देखना है कि चौथे T20 में टीम इंडिया इस पर किस प्रकार से या कहें कि इस 5वें बॉलर की कमी को किस प्रकार से पूरा करे, ये देखने का विषय होगा। बात की जाए अगले अपडेट की तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका टूर के लिए। टीम इंडिया श्रीलंका टूर पर इस मंथ के एंड में जाने वाली है और ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर प्लेयर हैं, यदि वनडे की बात की जाए तो 3 सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि जो यंग प्लेयर्स है वो या कहें कि यंग प्लेयर्स की टीम श्रीलंका टूर पर जाएगी। बात की जाए T20 और वनडे में कैप्टनसी की, क्योंकि जब रोहित शर्मा वनडे में नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कैप्टनसी कौन करेगा। तो BCCI के द्वारा कहा गया है कि KL राहुल की वापसी होगी और KL राहुल वनडे टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं बात की जाए T20 की तो अब T20 के फुल टाइम जो कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि इसके पहले भी हार्दिक पांड्या ने यह रोल बखूबी निभाया है। देखना है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में टीम इंडिया किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। जी हाँ, ICC ने पूरे मंथ के लिए जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। वहीं वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स में स्मृति मंधाना जो कि इस समय बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है, उन्हें इसके लिए चुना गया है। अब जसप्रीत बुमराह की यदि बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करा और कहा जा रहा है कि टीम इंडिया ने यह जो T20 टूर्नामेंट या T20 वर्ल्ड कप जीता है, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का इसमें अहम रोल था। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके जो 4 ओवर थे वो बड़े क्रूशल होते थे। खास करके स्टार्टिंग में रोहित शर्मा उनके 2 ओवर करवाते थे और लास्ट के जो 2 ओवर होते थे उनको अलग अलग स्पेल पे कराए जाते थे और जिस तरीके से उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस देते थे वो बड़े काबिले तारीफ था। उसी के कारण है कि टीम इंडिया ने यह वर्ल्ड कप जीता है। अगली अपडेट की यदि बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम की सर्जरी चल रही है और इस सर्जरी के लिए कहा जा रहा है
कि जो उनके कोच थे, खास करके यदि वाइट बॉल और रेड बॉल के जो कोच उन्होंने इस बार अलग अलग रखे हैं, तो इसमें एक नया अपडेट आ रहा है। क्योंकि जैसे ही दोनों जो उनके कोच थे, गैरी क्रस्टन और जेसन गिलेस्पी, दोनों ने जब पाकिस्तान आकर जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके साथ मिलकर अपनी पूरी रिपोर्ट रखी थी और अपनी पूरी बात बताई थी, तो उन्होंने एक बात पर स्पेशल जोर दिया था कि जो शहंशाह अफरीदी हैं उनका खास करके प्लेयरों के लिए और कोच के लिए जो व्यवहार था वो अनुचित था, या कहें कि वे बिल्कुल भी कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपनी ही मनमानी करते थे, यहाँ तक कि मैनेजर वहाब रियाज का तो कहना भी नहीं मानते थे, और इसी कारण से सबसे पहले वहाब रियाज को बाहर किया गया। अब बात की जाए शहंशाह अफरीदी की, तो वाकई में जब शहंशाह अफरीदी इसके पहले जब T20 के कैप्टन बनाए गए थे तब वे बड़े खुश थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी इस T20 कैप्टनसी से हटा दिया गया था और उनकी जगह बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसके कारण वो टीम से नाराज थे और इसी का गुस्सा उन्होंने निकाला था। खास करके आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज खेली जा रही थी, तो उस सीरीज की यदि बात की जाए तो उस सीरीज में भी वो कहीं ना कहीं टीम के साथ बिल्कुल भी नहीं दिखे थे और कहीं ना कहीं तो उन्होंने बदतमीजी भी की थी। यही कुछ उन्होंने जब बात की जाए T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। याद कीजिए जब यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान का जब सुपर ओवर था, तो बाबर आजम ने आखिर बॉल आमिर मलिक को क्यों दी थी, जबकि शहंशाह अफरीदी उनके मेन बॉलर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ न कुछ मन मुटाव चल रहा है। इसी कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शहंशाह अफरीदी को हो सकता है कि इस टीम से कुछ समय के लिए बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने ये टूर्नामेंट खेला है या जिस तरीके का उसका जो परफॉर्मेंस था, तो उसके कारण एक बड़ी सर्जरी जो इस समय पाकिस्तान में चल रही है, तो उसके और कुछ भी शिकार हो सकते हैं। अब इसी बात पर जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया, तो शाहिद अफरीदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिर बाबर आजम जैसे कैप्टन को इतने लंबे समय तक कैप्टनसी क्यों दी जा रही है, जब वो इस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि उन्हें ही कैप्टन बनाया जा रहा है बार बार। जबकि हमने इसके पहले देखा कि मैंने भी कैप्टनसी की है, लेकिन जब हम वर्ल्ड कप हार के आते थे तो हमें तुरंत उस कैप्टनसी से हटा दिया जाता था। आखिर बाबर आजम में ऐसा क्या है कि आप उन्हें कैप्टनसी से नहीं हटा रहे? इसके पहले वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, एशिया कप तक हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी कैप्टनसी पर रखा गया है। आखिर उन्हें क्यों नहीं हटाया गया है? अब कहीं ना कहीं एक तरीके से शाहिद अफरीदी ने सही भी कहा है, और कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के ऊपर जो पीसीबी एक गंभीर एक्शन लेने जा रही है, उसका एक तरीके से रिएक्शन भी दिया है। देखना है कि आने वाले समय में इस सर्जरी के और कौन कौन शिकार होते हैं। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के जब कोच बने उसके बाद उन्होंने शर्तों का एक अंबार लगा दिया। अब उनकी एक नई शर्त भी आ गई है, और नई शर्त जो है वो है कि फील्डिंग कोच के लिए, क्योंकि KKR के साथ जब वो मेंटर थे तो उनके साथ डैन डोशेट एज ए फील्डिंग कोच काम कर रहे थे। अब गौतम गंभीर की ये मंशा है कि वो कैसे भी करके डैन डोशेट को टीम इंडिया के साथ ज्वाइन कराएं, और वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर टीम इंडिया की खास करके फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग को वो संभालें। और कहीं ना कहीं यदि BCCI की बात की जाए तो BCCI ये चाहता है कि वो पूरा जो कोचिंग स्टाफ है वो केवल इंडियन ही रहे। वो नहीं चाहती है कि कोई फॉरेन प्लेयर आकर टीम इंडिया को किसी भी प्रकार से कोचिंग करे। अब देखना है कि डैन डोशेट टीम इंडिया में आ पाते हैं नहीं, क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर की माने तो गौतम गंभीर की तो यह एक मेन शर्त है। और वैसे भी BCCI ने भी कहा था, जब गौतम गंभीर कोच बनने वाले थे तो उनसे कहा गया था कि आप अपने हिसाब से अपना सपोर्टिंग स्टाफ रख सकते हैं। अब देखना है कि वो किस प्रकार से किन किन प्लेयरों को अपने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के लिए रखते हैं। आज की न्यूज़ के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।